नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। रख बाबू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। रख बाबू भरोसा, तेरी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। और बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के, बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। बदन पर सितारों वाली वर्दी पहन के पहला सैल्यूट तेरे नाम कर दूंगा। ब्रह्मास सीरीज में 5वां एपिसोड मैं आपके सामने के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, खतरनाक क्वेश्चन, वो आपके सामने के लिए पढ़ाने जा रहा हूं। और जिसने भी मेरे साथ ब्रह्मास सीरीज ली है ब्रह्मोस क्लासेस द्वारा, 100% उसका यूपी SSC PET का पेपर फतह होने वाला है। जो व्यक्ति ब्रह्मास सीरीज से वंचित है, कृपया उन तक ब्रह्मास सीरीज पहुंचाएं। देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, मेरे पास क्वेश्चन टाइप नहीं है, ये बात मैं आपको हर सीरीज में कह चुका, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, क्या क्वेश्चन पूछा गया कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। और दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए कि सैयद मोदी टूर्नामेंट का विजेता कौन है। सैयद मोदी टूर्नामेंट का विजेता कौन है। और तीसरा क्वेश्चन बताइए कि ऑल इंडिया, सभी क्वेश्चन खतरनाक तरीके से इंपोर्टेंट है, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। और क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है। ठीक है, तो स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है, सैयद मोदी टूर्नामेंट का विजेता कौन है, ऑल इंडिया बैडमिंटन का विजेता कौन है, और ऑल इंग्लैंड का विजेता कौन है। बात करें कि स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता PV सिंधु है। कौन है, PV सिंधु है। और सैयद मोदी की बात करें तो सैयद मोदी की विजेता कौन है, इसके भी विजेता PV सिंधु है। और ऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया है, तो इंडिया वाला जीतेगा, तो कौन है इसका, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता लक्ष्य सेन है। और ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता विक्टर एक्सेल्सन है। कौन, विक्टर एक्सेल्सन। अच्छे से याद रखना, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है, तो विक्टर एक्सेल्सन है। आगे बात करें कि उबेर कप का विजेता कौन है, उबेर कप का विजेता कौन है। पहली बात करें कि उबेर कप है, जो उबेर कप है वो किससे संबंधित है, तो उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। किससे, उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। इसके विजेता की बात करें तो उबेर कप का विजेता कौन है, तो उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया है। कौन है, उबेर कप का विजेता कौन है, उबेर कप का विजेता कौन है, तो उबेर कप का विजेता, अच्छे से छाप लेना, साउथ कोरिया है। उबेर कप का विजेता कौन है, या फिर दक्षिण कोरिया या फिर साउथ कोरिया है। और उपविजेता की बात करें कि उबेर कप का उपविजेता कौन है, तो उबेर कप का उपविजेता चीन है। इसको भी याद रखना, उबेर कप किससे संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि थॉमस कप का विजेता कौन है। थॉमस कप का विजेता कौन है। थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप का विजेता कौन है, थॉमस कप का विजेता भारत है। और थॉमस कप का उपविजेता तुमसे पूछ ले कि थॉमस कप का उपविजेता कौन है, तो थॉमस कप का उपविजेता इंडोनेशिया है। ठीक है, और थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। इसको भी ध्यान रखना, थॉमस कप किससे संबंधित है, तो थॉमस कप भी
बैडमिंटन से बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? 100% क्वेश्चन छपने वाला है आज के एपिसोड से, ठीक है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। किससे? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। और संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? केरल है। और उपविजेता की बात करें कि संतोष ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? तो संतोष ट्रॉफी का उपविजेता पश्चिम बंगाल है। अच्छे से ध्यान रखना कि संतोष ट्रॉफी का उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है। एक बार और देखिए, स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता पीवी सिंधु है। सैयद मोदी टूर्नामेंट का विजेता कौन है? पीवी सिंधु है। ऑल इंडिया बैडमिंटन का विजेता कौन है? तो लक्ष्य सेन है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो विक्टर एक्सेल्सन है। ओबेर कप का विजेता कौन है? तो साउथ कोरिया है। उपविजेता कौन है? तो चीन है। ओबेर कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित कप है। थॉमस कप की बात करें तो थॉमस कप किसका है? ये भी बैडमिंटन का है। इसका विजेता कौन है? भारत है। उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया है। भारत पहली बार इसको जीता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली बार। और इंडोनेशिया 14 बार जीत चुका है, उसको हरा के भारत विजेता बना है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है? संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। उपविजेता कौन है? पश्चिम बंगाल है। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। इसको याद रखना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? अगर रणजी ट्रॉफी की बात करें दोस्त, तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। किससे? रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और रणजी ट्रॉफी की बात करें कि 2022 की, ये सभी थे, ये सब 2022 के टूर्नामेंट थे, सभी हैं जितने लेटेस्ट टूर्नामेंट हैं 2022 के। रणजी ट्रॉफी की बात करें, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के संबंधित है। इसका विजेता पूछें तो पहली बार इसका विजेता मध्य प्रदेश बना है, पहली बार बना। और किसको हरा कर बना? इसका उपविजेता तुमसे पूछ ले तो इसका उपविजेता कौन है? इसका उपविजेता मुंबई है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे? क्रिकेट से है। विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है। उपविजेता कौन है? तो इसका उपविजेता मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का विजेता, इसके विजेता की बात करें तो इसका विजेता कौन है? अपना इंडिया है, ठीक है। और उपविजेता की बात करें तुमसे पूछ ले, ये हाल ही में जीडी तो क्या ग्रुप डी में पूछे गए सभी क्वेश्चन, अधिकतर जिस क्लास के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि खेल से हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, ये आप लोग भी जानते हो। लेकिन अधिकतर बच्चों को ये पता नहीं था कि कहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप की बात करें, इसका विजेता कौन है? भारत है। और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन है? इसका उपविजेता इंग्लैंड है। और भारत कितनी बार विजेता बना? तो भारत इसका 5वीं बार विजेता बना। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो यश धूल थे, इसको भी याद रखना, ठीक है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन है? तो भारत है, क्योंकि 5वीं बार बना। उपविजेता कौन है? तो इंग्लैंड है। और कप्तान कौन थे? तो कप्तान यश धूल थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महिला विश्व कप का विजेता कौन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि महिला विश्व कप का विजेता कौन है। महिला विश्व कप के विजेता की बात करें तो महिला विश्व कप का विजेता दोस्त कौन है?
तो महिला विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया बना। और उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन है, तो उपविजेता अपना भारत है। कौन है? महिला विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता कौन है, तो उपविजेता भारत है। और इस समय भारत की कप्तान कौन थी, तो भारत की कप्तान मिताली राज थी, याद रखना। ठीक है, जो मिताली राज कौन थी, तो इंडिया टीम की, महिला इंडिया टीम की कप्तान थी। अगर तुमसे पूछ ले कि 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, 6 बार वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी कौन है, तो वो भी मिताली राज है। मतलब अपने करियर में 6 बार वर्ल्ड कप कौन खेल चुकी, तो मिताली राज खेल चुकी। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, तुमसे अगला क्वेश्चन पूछ ले, ध्यान रखना, 1 मिनट थोड़ा। ठीक है, आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया तुमसे, क्वेश्चन नंबर कि एशिया कप का विजेता कौन है। ये तो शायद हाल ही में सभी को पता होगा, इसको आने वाले एग्जाम के लिए याद रखना इम्पोर्टेंट है, पढ़ा दिया। अभी भी यूपी पेट के लिए 1 महीने का समय है, तो शायद ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और बात करें कि एशिया कप का आयोजन कहाँ हुआ, तो एशिया कप का आयोजन यूएई में हुआ, मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। और एशिया कप के विजेता की बात करें तो एशिया कप का विजेता कौन है, एशिया कप का विजेता श्रीलंका है। एशिया कप का विजेता कौन है, श्रीलंका है। और उपविजेता की बात करें दोस्त, तो उपविजेता कौन है, तो उपविजेता पाकिस्तान है। कौन है, विजेता श्रीलंका है और उपविजेता कौन है, तो उपविजेता पाकिस्तान है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। श्रीलंका इसको 6वीं बार जीता है। कितनी बार, 6वीं बार। और सबसे ज़्यादा बार इसको कौन जीत चुका, तो सबसे ज़्यादा बार 7वीं बार अपना भारत जीत चुका है। इसको अच्छे से याद रखना, सबसे ज़्यादा बार कौन जीत चुका, तो सबसे ज़्यादा बार भारत जीत चुका। और इसमें तुमसे पूछ ले कि अगर तुमसे इसमें पूछ ले कि क्वेश्चन पूछा जाए कि मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, तो मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, तो मैन ऑफ द सीरीज बनिंदु हसरंगा को चुना गया। किसको चुना गया, बनिंदु हसरंगा को चुना गया। इसको भी याद रखना, ये भी श्रीलंका का एक ऑलराउंडर है। मैन ऑफ द सीरीज किसे चुना गया, तो बनिंदु हसरंगा को चुना गया। और श्रीलंका टीम के कप्तान दसन संका थे और पाकिस्तान टीम के कप्तान कौन थे, तो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम थे। एक बार और देखिए, रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, विजेता मध्य प्रदेश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, विजेता मध्य प्रदेश है और उपविजेता मुंबई है। अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप का विजेता भारत है, जो कि 5वीं बार बना, इंग्लैंड को हराकर बना। यश धूल कप्तान थे। महिला विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया है, उपविजेता भारत है। मिताली राज कप्तान थी, जो कि 6 बार वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं। एशिया कप हाल ही में संपन्न हुआ, आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। विजेता श्रीलंका है, 6 बार जीता। उपविजेता पाकिस्तान है और सबसे ज़्यादा बार भारत जीता। और मैन ऑफ द सीरीज कौन चुना गया, तो बनिंदु हसरंगा चुना गया, जो कि एक श्रीलंकाई खिलाड़ी है। आगे बात करें, देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, ये सब करंटली हैं, दो सब 2022 के ही हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पुराना नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके पेपर के लिए बहुत ही खतरनाक तरीके से। आगे बात करें, क्वेश्चन पूछा गया कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है। अगला क्वेश्चन बात करें कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और इसको जीता कौन है, तो इसका विजेता हिमाचल प्रदेश है। इसको भी याद रखना, इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता हिमाचल प्रदेश है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता इंग्लैंड है।
अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई। पैरा बैडमिंटन अकादमी की बात करें तो पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई। ठीक है, पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर खोली गई, तो पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में खोली गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस राज्य ने कुश्ती को गोद लिया है। अगर तुमसे पूछ ले कि किस राज्य ने कुश्ती को गोद लिया है, तो कुश्ती को गोद उत्तर प्रदेश ने लिया है। किसने लिया है, कुश्ती को गोद उत्तर प्रदेश ने लिया है। अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना कि 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जा रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा। तो ध्यान रखना 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जा रहा। कहाँ पर किया जा रहा, गुजरात में किया जा रहा। और अगर इसके तुमसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है, तो शाहबाज है। क्या है, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर शाहबाज है। इसको भी अच्छे से याद रखना। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जा रहा और उसका शुभंकर क्या है, तो शाहबाज है। देखिए बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही मैं आपको कंटेंट से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अच्छे कंटेंट से। आप 100% यकीन मानिए, एक बार विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए, 100% इन टॉपिकों से क्वेश्चन छपने वाले हैं। आप अभी पढ़ लीजिए, वरना पेपर के बाद आप पछताओगे। गारंटी से कह रहा कि इन क्लासों से जो मैंने ब्रह्मास्त्र सीरीज की 6-7 क्लास लेने वाला हूं, गारंटी से इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप यकीन मानिए, आप 100% देखिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा लगा के बताऊंगा कि देखिए ये पढ़ाया है। स्क्रीनशॉट क्या, मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा कि ये पेपर में आया, और फिर आपको वीडियो चला के बताऊंगा अपनी कि देखिए ये मैंने यहाँ बोला था कि ये आएगा और ये आ गया और ये मैं पढ़ा रहा हूँ। गारंटी से इनसे क्वेश्चन आने वाले हैं कंफर्म। देखिए आपको विश्वास ना हो तो आपको बिलीव 15-16 अक्टूबर को हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रैंड स्लैम की बताइए कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। अगर तुमसे ग्रैंड स्लैम की बात करें तो जो ग्रैंड स्लैम होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं, तो टेनिस से संबंधित होते हैं। ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित होते हैं, तो ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित होते हैं। अगर तुमसे पूछ ले कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, ये क्वेश्चन जीडी में पूछा गया है, तो विंबलडन सबसे पुराना है। विंबलडन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। कौन सा है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन है। एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, तो 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। अब तुम इनको लाइन से याद रखना कि कौन से क्रम में खेले जाते हैं। तो इसकी एक ट्रिक है अफवाह। क्या है, अफवाह, ये इसकी एक ट्रिक है। ठीक है, ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। एफ से हो गया फ्रेंच ओपन, डब्ल्यू से हो गया कौन सा, विंबलडन ओपन। और अगला जो लास्ट वाला ए है, इससे हो गया अमेरिकन ओपन। देखिए सबसे पहले कौन खेला जाता, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसके बाद में फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन और फिर अमेरिकन ओपन। सबसे पुराना पूछ ले तो विंबलडन है। कितने हैं, 4 हैं। किससे संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित हैं। एक बार और देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, विजेता हिमाचल प्रदेश है। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में खोली गई। और कुश्ती को गोद किस राज्य ने लिया, तो उत्तर प्रदेश ने लिया। और 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। और उसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर शाहबाज है। शाहबाज क्या होता, शाहबाज एक छोटा शेर का बच्चा होता, उसे शाहबाज कहते। ठीक है, इसको भी याद रखना, छोटे शेर के बच्चों को शाहबाज कहते। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले, देखिए बात करें अब ग्रैंड स्लैम के बारे में बात कर ले, क्योंकि साल के 4 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं और 100% इनसे क्वेश्चन आना कंफर्म हो गया। अब 4 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। देखिए सबसे पहले तो कौन सा होता,
ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब यह बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन किससे संबंधित है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष का विजेता कौन है और महिला का विजेता कौन है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष के विजेता की बात करें तो पुरुष विजेता है कौन, राफेल नडाल। ठीक है, राफेल नडाल। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, इसको भी याद रखना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन है, तो राफेल नडाल है। और महिला विजेता की बात करें तो महिला विजेता कौन है, तो एशले बार्टी है। एशले बार्टी है। ये कहाँ की है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया की है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष विजेता कौन है, राफेल नडाल है, जो कि कहाँ के, स्पेन के हैं। और महिला कौन है, तो एशले बार्टी है और ऑस्ट्रेलिया की है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला कौन सा है, तो फ्रेंच ओपन। कौन सा है, अगला है फ्रेंच ओपन। तुमसे पूछ ले कि फ्रेंच ओपन का पुरुष में विजेता कौन है और महिला में विजेता कौन है। पुरुष में विजेता की बात करें तो पुरुष में विजेता कौन है, तो पुरुष में विजेता तो हुई राफेल नडाल। अब ये बताया कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। और महिला में विजेता कौन है, तो महिला में विजेता है ईगा स्वाटेक। कौन है, ईगा स्वाटेक। फ्रेंच ओपन का पुरुष विजेता राफेल नडाल और महिला में कौन है, तो ईगा स्वाटेक है। आगे बात करें, इसके बाद कौन सा था, तो विंबलडन ओपन। अभी बताया था, ये सब लेटेस्ट हैं, 2022 के ही हैं, इम्पोर्टेंट है, 100% क्वेश्चन आना है। विंबलडन ओपन की बात करें, विंबलडन ओपन को अच्छे से छाप लेना, किसका पुरुष में विजेता कौन है, उसका महिला में विजेता कौन है। अगर तुमसे पुरुष में विजेता की बात करें कि पुरुष में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच हैं। नोवाक जोकोविच हैं, और जो कि कहाँ के हैं, तो जो सर्बिया के हैं, इनको भी याद रखना। कहाँ के खिलाड़ी हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन का पुरुष विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच हैं और सर्बिया के हैं। और अगर तुमसे पूछ ले कि महिला विजेता कौन है, तो एनिला कौन है, एनिला एलेना है। एलेना 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 राइबेकना। एलेना राइबेकना है, याद रखना। अपनी कौन है, तो अपनी राइबेकना है, ध्यान रखना। महिला में विजेता कौन है, तो एलेना राइबेकना है। पुरुष में विजेता कौन है, तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के। आगे बात करें, सबसे आखिरी कौन सा बताया था अभी, अमेरिकन ओपन। इसको याद रखना। सबसे आखिरी कौन सा बताया, अमेरिकन ओपन। इसका पुरुष में विजेता पूछ ले और तुमसे पूछ ले महिला में विजेता कौन है, तो पुरुष में विजेता कौन है, कार्लोस अल्कराज है। अच्छे से छाप लेना, कौन है, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज है। और महिला में तुमसे पूछ ले कि महिला में विजेता कौन है, तो महिला में विजेता ईगा स्वाटेक है। देखो महिला में विजेता कौन है, तो महिला में विजेता ईगा स्वाटेक है। आप तुमसे पूछ ले कि किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है। ये क्वेश्चन बताइए कि किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है। किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है, तो ध्यान रखना, किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है, तो रोजर फेडरर। ध्यान रखना, किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है, तो रोजर फेडरर का नाम का सिक्का चलता है। और तुमसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल्ड किसके नाम है। सबसे ज़्यादा फुटबॉल में गोल्ड किसने किए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। याद रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। और भारत में सर्वाधिक किसके हैं, तो भारत में सुनील छेत्री के, याद रखना, किसके, भारत में सुनील छेत्री के हैं। और किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता है, तो रोजर फेडरर के नाम का सिक्का चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए अधिकतर तुम कंफ्यूज रहोगे कि कौन कहाँ है कौन कहाँ, सब मिक्स हो जाएगा, लेकिन नहीं। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, यदि क्रम से याद रखोगे तो सारे याद रहेंगे ऐसे ही। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें, पुरुष में राफेल नडाल और महिला में एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन। फ्रेंच की बात करें, वही राफेल नडाल और ईगा स्वाटेक। ठीक है। विंबलडन की बात करें
तो नोवाक जोकोविच है और एलिना राइबेनिया है। अमेरिकन ओपन की बात करें तो कार्लोस अल्कराज है और ईगा स्वाटेक है। पहले तो आप अपनी ट्रैक याद रखना, अफवाह। पहले क्या आता, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। शुरुआत हो गई। और इसमें ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच में कौन है पुरुष में, तो राफेल नडाल है। अच्छे से याद रखना। शुरुआत के दोनों में कौन है, राफेल नडाल है। फिर पुरुष के कौन है, पहले पुरुष याद रख लेना, राफेल नडाल। और विंबलडन में कौन है, तो नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज। राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच और कार्लोस अल्कराज, ये तो होगा चारों के पुरुष। और इसी कंडीशन में तुमसे महिला पूछ ले तो एशले बार्टी और ईगा स्वाटेक और एलिना राइबेन और फिर ईगा स्वाटेक। कैसे आप याद रखना तो आपको शायद याद रहेंगे। तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। किस खिलाड़ी के नाम का सिक्का चलता, तो रोजर फेडरर के नाम का सिक्का चलता। फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल किसके हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के हैं। और भारत में सुनील छेत्री के हैं। चलिए आगे बात करें। और तुमसे आगे क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, याद रखना अच्छे से, इम्पोर्टेंट है। उसी कंडीशन में याद रखना कि शुरुआत में कौन है, पहले तो लिख लेना अफवाह ट्रैक क्या है, AFWA अफवाह। फिर पुरुष को देख लेना। सबसे पहले पुरुष में कौन है, राफेल नडाल। फिर कौन, नोवाक जोकोविच और फिर कार्लोस अल्कराज। ऐसे याद रख लेना तो आपको याद रहेंगे। बात करें अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया तुमसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ। अगर तुमसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ, तो इनका आयोजन बेंगलोर में हुआ। कहाँ पर हुआ, इनका आयोजन बेंगलोर में हुआ। इसको याद रखना, कहाँ पर हुआ, इनका आयोजन बेंगलोर में हुआ। अगर तुमसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था बीरा। क्या था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन बेंगलोर में हुआ, उसका शुभंकर क्या था, बीरा था। अब तुमसे पूछ ले कि खेलो इंडिया यूथ गेम का खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। इसको भी अच्छे से छाप लेना, कहाँ पर हुआ, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। और तुमसे पूछ ले कि इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर छाप लेना, इसका शुभंकर था धाकड़। देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन बेंगलोर में हुआ, उसका शुभंकर था बीरा। और खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर क्या था, धाकड़, जिसका आयोजन पंचकुला हरियाणा में हुआ। आगे ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ। विंटर ओलंपिक की बात करें तो हाल ही विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो विंटर ओलंपिक का आयोजन बीजिंग चाइना में हुआ। कहाँ पर हुआ, बीजिंग चीन में हुआ। विंटर ओलंपिक का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ। अब तुमसे पूछ ले कि इसमें शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था बिंग डोबेन। अच्छे से छाप लेना, ये पूछा जा सकता है तुमसे कि विंटर ओलंपिक का शुभंकर क्या था, तो बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर या विंटर ओलंपिक का शुभंकर बिंग डोबेन था। क्योंकि विंटर ओलंपिक था क्योंकि कहाँ पर हुए थे, बीजिंग चीन में हुए थे। भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया। एकमात्र खिलाड़ी कौन थे, वो भी आरिफ खान थे। इसको भी अच्छे से याद रखना, कौन थे, एकमात्र खिलाड़ी ने भाग लिया, आरिफ खान थे। ठीक है, आरिफ खान के साथ 4 लोग गए थे घूमने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, आरिफ खान के साथ कितने लोग गए थे, तो 4 लोग और गए थे। और तुमसे पूछ ले कि भारत ने कितने पदक जीते, तो भारत ने जीता क्या, 0। ध्यान रखना, भारत ने विंटर ओलंपिक में या बीजिंग ओलंपिक में एक भी पदक नहीं जीता। बीजिंग ओलंपिक में पहले नंबर पर कौन रहा, तो पहले नंबर पर
नॉर्वे रहा, इसको भी याद रखना। पहले नंबर पर कौन रहा, तो पहले नंबर पर नॉर्वे रहा, इसको भी अच्छे से छाप लेना। अगर तुमसे पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम में पूछ ले कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत की रैंक क्या रही, तो भारत की रैंक 4th रही। भारत ने टोटल 61 पदक जीते। टोटल कितने पदक जीते, 61 पदक जीते, जिसमें 22 गोल्ड जीते भारत ने। कितने गोल्ड जीते, 22 गोल्ड जीते। भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया, तो भारत को पहला गोल्ड मीराबाई चानू ने दिलाया, इसको भी याद रखना। भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया, तो मीराबाई चानू ने दिलाया। कॉमनवेल्थ गेम में पहले नंबर पर कौन रहा, तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा। और भारत की रैंक कितनी रही, तो भारत की रैंक 4th रही। अब तुमसे पूछ ले कि इसमें शुभंकर के ध्वजवाहक कौन थे, तो इसमें शुभंकर के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और कौन थे, मनप्रीत सिंह और ध्यान रखना पीवी सिंधु थे। इसमें शुरुआत के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। और तुमसे पूछ ले कि समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे, समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे, तो शरद कमल, एक नाम याद रखना, शरद कमल और निकहत जरीन थे। कौन थे, तो निकहत जरीन। शुभंकर शुरुआत के ध्वजवाहक कौन थे, शुरुआत के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और समापन के ध्वजवाहक कौन थे, तो शरद कमल और निकहत जरीन थे। और तुमसे पूछ रहे कि कॉमनवेल्थ गेम का शुभंकर क्या था, ये गलत लिख गया था, ये मुझसे लिख गलत गया था, बोल सही रहा था, ठीक है। शुभंकर क्या था, तो शुभंकर तुम ध्यान रखना पेरी द बुल था। क्या था, शुभंकर था जो पेरी द बुल था। और इसका जो वाक्य था वो था गेम्स फॉर ऑल, इसको भी अच्छे से याद रखना, गेम्स फॉर ऑल था। क्या था, गेम्स फॉर ऑल इसका आदर्श वाक्य था। और भारत ने सर्वाधिक इसमें पदक कितने, तो 6 पदक कुश्ती में जीते थे। सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत ने कुश्ती में जीते थे। दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया ने और विनेश फोगाट, समझ रहे, सबसे ज़्यादा भारत ने पदक 6 पदक कुश्ती में जीते थे, कुश्ती में जीते थे। और 3 पदक 3 गोल्ड किसने जीते, तो शरद कमल ने इसमें लगातार 3 पदक जीते, 3 गोल्ड मेडल जीते इसमें, ये भी याद रखना। एक बार और देखिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन बेंगलोर में होगा, शुभंकर बी रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन पंचकुला हरियाणा में होगा, इसका शुभंकर क्या है, तो धाकड़ है। विंटर ओलंपिक का आयोजन बीजिंग चीन में हुआ, इसका शुभंकर क्या था, बिंग डोवेंडोवेन था। एकमात्र खिलाड़ी भारत से भाग लिया था आरिफ खान, और पदक कितना जीता, तो 0 जीता, ठीक है, जो कि कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हैं। सॉरी, पहले नंबर पर कौन रहा, तो नॉर्वे रहा। और आरिफ खान कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर के। इसके बाद इसको भी छाप लेना, जब बात आ गई तो आरिफ खान कहाँ के हैं, तो जम्मू कश्मीर के हैं। कॉमनवेल्थ की बात करें तो 4थे नंबर पर भारत रहा। टोटल भारत ने 61 पदक जीते, इसमें 22 गोल्ड जीते। पहला पदक भारत को मीराबाई चानू ने दिलाया। और कॉमनवेल्थ की क्लास डिटेल्स में चैनल पर डली है, आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। देख लेना, सर्च कर लेना, पूरी क्लास डली है, कॉमनवेल्थ की एक एक गोल्ड पढ़ाया हुआ है बिल्कुल शुरू से। पहला पदक मीराबाई चानू ने दिलाया, ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर रहा। शुरुआत में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु थे। समापन के ध्वजवाहक शरद कमल और निकहत जरीन थे। आप तुमसे पूछ ले कि मनप्रीत सिंह कौन थे, तो टीम इंडिया हॉकी के कप्तान थे। और पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, और निकहत जरीन का संबंध बॉक्सिंग से, ये भी याद रखना। शुभंकर पेरीदा बुल था, और गेम्स फॉर ऑल आदर्श वाक्य था, और सर्वाधिक गोल्ड मेडल कुश्ती में भारत ने जीते हैं, इसको याद रखना। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अच्छे से नोट कर लेना इनको, पेपर में इनसे क्वेश्चन आना है, वरना बाद में कुछ नहीं होगा, पछताना पड़ेगा सिर्फ बाद में। और कहते नहीं है कि जब पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब बाद में पछताने से क्या होगा। अभी मैं आपसे बार बार कह रहा, 100% कह रहा कि आप विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, अपना छोटा भाई समझ के मुझे यकीन मानिए, 100% इनसे क्वेश्चन आने वाला है। देखिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया कि रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है। रंगास्वामी ट्रॉफी है, इसका संबंध किस खेल से है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है। जी बताइए कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है। दिलीप ट्रॉफी की बात करें कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किससे है। और डूरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है। और आगा कप का संबंध किससे है। देखिए रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध, नेहरू ट्रॉफी का संबंध, दिलीप ट्रॉफी का संबंध, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, डूरंड ट्रॉफी और आगा खां कप। और तुमसे पूछे कि वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। देखिए वेलिंगटन कप का संबंध किससे है। और अगला क्वेश्चन पूछे कि सी.के. नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। इसको भी याद रखना, सी.के. नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। क्वेश्चन टाइप नहीं है तो थोड़ी परेशानी हो रही, ठीक है। सी.के. नायडू ट्रॉफी का संबंध किससे है। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है। और सुल्तान अजलान कप का संबंध किससे है। सुल्तान अजलान कप का संबंध किससे है। रंगास्वामी ट्रॉफी की बात करें तो रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है। हॉकी से। इसको छाप लेना। रंगास्वामी ट्रॉफी का संबंध किससे है तो हॉकी से। नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो देखिए नेहरू ट्रॉफी अधिकतर ऑप्शन पे डिपेंड करेगी। एक तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध शायद हॉकी से भी है, और एक नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो केरल की पुन्नामदा झील में जो नौकायान होती उसमें भी नेहरू ट्रॉफी का संबंध है। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, नौकायान से या फिर हॉकी से। जो ऑप्शन है वो आप लगा देना। दिलीप ट्रॉफी की बात करें कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है। डूरंड ट्रॉफी की बात करें तो डूरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो इसका संबंध फुटबॉल से है। आगा खां कप की बात करें तो आगा कप का संबंध किससे है, इसका संबंध हॉकी से है। वेलिंगटन कप की बात करें तो वेलिंगटन कप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध भी हॉकी से। और सी.के. नायडू का बात करें तो सी.के. नायडू ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और देवधर ट्रॉफी की बात करें तो देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से है। और सुल्तान अजलान कप की बात करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका संबंध हॉकी से है। देखिए रंगास्वामी ट्रॉफी हॉकी, नेहरू ट्रॉफी का संबंध नौकायान, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, सैयद मुश्ताक अली ये भी क्रिकेट, डूरंड ट्रॉफी फुटबॉल, और आगा खां कप हॉकी, वेलिंगटन कप हॉकी, सी.के. नायडू ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, और देवधर ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, और सुल्तान अजलान कप का संबंध भी किससे है, तो इसका संबंध भी किससे है, हॉकी से इसका संबंध भी है। आगे बात करें, देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, ब्रह्मास्त्र सीरीज का मैं आपके सामने ये 5वां एपिसोड लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी शायद मैं 2 से 3 क्लास और लूँगा। देखिए मैं आपके सामने अभी एक क्लास अर्थशास्त्र की लूँगा, पूरी अर्थशास्त्र एक ही क्लास में, चाहे 4 शिफ्ट में पेपर हो चाहे 5 शिफ्ट में, शायद 4 शिफ्ट में पेपर होगा, 2 15 अक्टूबर को शिफ्ट होंगी और 2 16 अक्टूबर को। तो गारंटी से एक ही क्लास में 1.5 घंटे की क्लास हो सकती है शायद। पूरी अर्थशास्त्र वो क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक बात बताइए मुझे, देखिए कोई कहे कि मेरी अर्थशास्त्र के पूरे क्वेश्चन आ गए, पूरे क्वेश्चन आ गए। भाई जब तुमने पूरा सब्जेक्ट को 2 से 3 महीने पढ़ाए तो तुम्हारी क्लास से क्वेश्चन नहीं आएंगे, फिर किसकी क्लास से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो मैं वो मानूं कि तुमने एक क्लास पढ़ा दी और उससे क्वेश्चन छप जाए, समझ रहे। मान लो तुमने पूरी बुक छपवा के रखवा दी, बुक छपवा के तुम 1.5 से 2-2.5 महीने से तुम कम से कम 2-2.5 महीने से तो लगे अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए लगे अर्थशास्त्र, पूरी अर्थशास्त्र पढ़ा रखी। अब तुम कहो कि देखिए ये मेरी क्लास से क्वेश्चन आ गया, ये मेरी क्लास से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें तो बड़ी बात थोड़ी ना कोई है। देखिए मैं आपके सामने एक ही क्लास, शायद कल मैं आपके सामने एक से 1.5 घंटे की अर्थशास्त्र की क्लास लेने वाला हूँ। आप देखना फिर
सिर्फ 1.5 घंटे की। कोई मेरे चैनल पर अभी अर्थशास्त्र की वीडियो नहीं है, आप सिर्फ देखना, ठीक है। कल ही ये क्लास आपके लिए लेने वाला हूँ अर्थशास्त्र की, और चारों शिफ्ट में गारंटी से देखना आप कि कितने क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। आगे बात करें, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करें, तुमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ, बताइए स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन में हुआ था। कब हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन किसकी राजधानी है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ध्यान रखना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में हुआ। सतत विकास से संबंधित, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखती है, पर्यावरण का विकास, ठीक है। आगे बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो आज ही 16 सितंबर है, 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल एक जगह है, कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल एक जगह है, ध्यान रखना, कहाँ पर, ध्यान रखना, मॉन्ट्रियल एक जगह है, याद नहीं आ रहा, इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ। आगे देखिए 16 सितंबर की बात करें, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। और मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, कहाँ पर, मॉन्ट्रियल स्टर्न है कनाडा में, इसको छाप लेना, ठीक है। मॉन्ट्रियल जगह पर कहाँ पर है, तो कनाडा में है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है। ओजोन परत में एक छिद्र हो गया था, ओजोन परत में छिद्र हो गया था, तो उस छिद्र को भरने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर 1987 को। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते, तो 16 सितंबर को मनाते। ओजोन किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, याद रखना। तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी किस मंडल में उड़ाए जाते, तो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते, ध्यान रखना। अगर तुमसे पूछ ले कि मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती, तो मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती, इसको भी याद रखना। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। और मैंने तुमसे एक क्लास में पूछा था कि ओजोन परत को मापने की इकाई कहलाती, तो ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती, इसको भी याद रखना। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या कहलाती, तो ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, इसको बताइए। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ। कब हुआ, रियो डी जेनेरियो, मतलब रियो में हुआ, ध्यान रखना। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो 1992 रियो में हुआ। अब तुमसे पूछ ले कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ, तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें तो 1997 में हुआ, 1997 में हुआ। और क्योटो प्रोटोकॉल जगह कहाँ पर है, तो ये स्थान जापान में है। और किससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, इसको भी याद रखना। किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। अब तुमसे पूछ ले कि कोप 26 कब हुआ, कोप 26 का आयोजन कहाँ पर हुआ, और कोप 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो कोप 26 का आयोजन कहाँ पर हुआ, ग्लासगो में हुआ, कहाँ पर हुआ, ग्लासगो में। और कोप 27 का आयोजन तो कहाँ पर होगा, कोप 27 का आयोजन मिस्र में होगा, ध्यान रखना, कहाँ पर होगा, मिस्र में होगा। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं, इजिप्ट, इसका पुराना नाम है इजिप्ट। या फिर मिस्र को क्या कहते हैं, तो नील नदी का वरदान कहते हैं। कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ पर, ग्लासगो में 26 वाला, और 27 वाला मिस्र या पर इजिप्ट में हुआ। देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को है। ओजोन परत से संबंधित है,
कनाडा में हुआ था। ओजोन परत समता मंडल में पाई जाती है और मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं और ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन कहलाती है। और तुमसे पूछ ले कि ओजोन का फॉर्मूला क्या है, तो ओजोन का फॉर्मूला O3 है। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, 1997 जापान में हुआ। आगे बात करें, देखिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिक्स 2022 की बैठक कहां पर हुई। ब्रिक्स 2022 की बैठक कहां पर हुई, ब्रिक्स की पूछा गया। और याद रखना ब्रिक्स के बाद G20 2022 की बैठक कहां पर हुई और G7 2022 की बैठक कहां पर हुई, ठीक है। G7 और क्वाड 2022 की बैठक कहां पर हुई, बताइए। अब तुमसे पूछ ले कि ब्रिक्स 2022 की बैठक कहां पर हुई, तो ब्रिक्स 2022 की बैठक कहां पर हुई, चीन में हुई। जो कि कौन से नंबर की थी, तो जो कि कौन से नंबर की थी, तो 14वें नंबर की थी, याद रखना। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ब्रिक्स की बैठक आपको आज से कभी याद नहीं करनी पड़ेगी, याद रखना। इसमें कितने हैं, ध्यान रखना। सी से क्या होगा, चाइना। आंग क्या होगा, साउथ अफ्रीका। तो अभी कहाँ पर हुई, 22 में चाइना में हुई, आंग कहाँ पर हुई, साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। ऐसे साउथ अफ्रीका। तो 14वें 15वें नंबर की कहाँ पर होगी, 2023 में, तो साउथ अफ्रीका में होगी। तो मतलब 21 में कहाँ पर हुई होगी, तो फिर इंडिया में हुई होगी। कहाँ पर हुई होगी, तो इंडिया में हो गई। और ब्रिक्स की मुद्रा को कहते हैं फाइव बार। क्या कहते हैं, ब्रिक्स की मुद्रा को फाइव बार कहते हैं, याद रखना। जो ब्रिक्स की मुद्रा है इसे फाइव बार कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिक्स की 2022 की बैठक कहाँ पर हुई, चीन में हुई, जो कि 14वें नंबर की थी। 15वीं कहाँ भी होगी, तो साउथ अफ्रीका में होगी। और 13वीं कहाँ पर हुई थी 2021 में, तो वो इंडिया में हुई थी। G20 की बात करें, G20 की बैठक कहाँ पर हुई, तो G20 2022 की बैठक 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई। कहाँ पर हुई, G20 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई। और 2023 की बैठक कहाँ पर होगी, तो भारत में होगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत के कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में होगी। और G20 में क्या भारत शामिल है, तो G20 में भारत शामिल है। G7 की बात करें, तो G7 की बैठक कहाँ पर हुई, तो G7 की बैठक 2022 की जर्मनी में हुई। और G7 में कितने देश हैं, तो G7 में 7 देश हैं, ठीक है। कौन कौन से देश हैं, और तुमसे पूछ रहे तो इसको भी याद रखना कि 7 देश हैं। अगर तुमसे पूछ ले, ध्यान रखना कि कितने देश हैं, 7 देश हैं। क्वाड की बात करें, तो क्वाड 2022 की बैठक कहाँ पर हुई, तो क्वाड 2022 की बैठक जापान के टोक्यो में हुई। कहाँ पर हुई, क्वाड की बैठक कहाँ पर हुई, तो जापान के टोक्यो में हुई। और क्वाड में कितने देश शामिल हैं, तो 4 देश शामिल हैं। एक तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया। कौन कौन है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया। जो क्वाड में 4 देश शामिल हैं। और इनका बहुत ही फेमस युद्ध अभ्यास है मालाबार युद्ध अभ्यास। मालाबार युद्ध अभ्यास किस समूह का है, तो क्वाड का है। ध्यान रखना किसका है, तो क्वाड का है। और मैं आपको क्या बता दूंगा कि क्वाड की संकल्पना 2007 में शिंजो आबे ने दी थी, जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई। ध्यान रखना, इनसे क्वेश्चन आना 100% है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। बात करें अगला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आज तुमसे पूछ ले कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। अच्छे से याद रखना, 1875 में कहाँ पर की थी, तो मुंबई में की थी। इसको भी याद रखना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। कहाँ पर की थी, तो 1875 में मुंबई में की थी। ध्यान रखना, अगर तुमसे पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने करी थी, तो राजा राम मोहन राय ने करी थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। अगला क्वेश्चन पूछ ले
कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ये भी ध्यान रखना। किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और तुमसे पूछ ले कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी, ध्यान रखना। अब तुमसे पूछ रहे इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? तो गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की है, याद रखना। किसकी है? तो ज्योतिबा फुले की है। देखिए आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी, जिनकी पुस्तक है गुलामगिरी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन तुमसे क्या पूछा गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि SCO की स्थापना कब हुई, मतलब संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई। SCO की 2022 की बैठक कहाँ होगी, क्वेश्चन पूछा गया SCO की बैठक 2022 की कहाँ होगी। तो आप तुमसे पूछ ले कि SCO की 2022 की बैठक कहाँ होगी। SCO की 2022 की बैठक उज्बेकिस्तान में होगी। कहाँ पर होगी? SCO की 2022 की बैठक उज्बेकिस्तान में होगी। 2021 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो किर्गिस्तान में हुई थी। 2021 की बैठक कहाँ पर हुई थी? तो 2021 की बैठक किर्गिस्तान में हुई थी। तुमसे पूछ ले कि 2023 की कहाँ पर होगी, तो 2023 की भारत में होगी। एक तो SCO की 2023 की भारत में होगी, और एक किसकी बता चुका, G20 की भारत की 2023 की बैठक भारत में होगी। 2023 में कहाँ हुई? इसमें कितने देश सदस्य हैं? इसमें 9 देश सदस्य हैं। इसमें कितने देश सदस्य हैं? 9 देश सदस्य हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, इसमें भारत भी है, इसमें रूस भी है, इसमें चाइना भी है, याद रखना, ठीक है। इसमें 9 देश सदस्य हैं। अब तुमसे पूछ रहे कि नवीनतम देश कौन सा सदस्य है इसका। नवीनतम देश सदस्य है, नवीनतम देश कौन सा सदस्य है? तो नवीनतम देश इसमें कौन है? नवीनतम देश ईरान है। नवीनतम देश कौन सा सदस्य है? नवीनतम देश इसमें ईरान है। और इसका हेडक्वार्टर है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। इसका नाम हिंदी में पूछ ले तो क्या है? इसका हिंदी में नाम संघाई सहयोग संगठन है, ध्यान रखना। देखो नाम संघाई सहयोग संगठन है, लेकिन हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। 2022 में उज्बेकिस्तान में होगी, 2021 में किर्गिस्तान में हुई थी, 2023 में भारत में। 9 देश इसमें शामिल है। नवीनतम ईरान, हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। तुमसे पूछ ले आसियान, आसियान में कितने देश हैं? तो आसियान में 10 देश हैं। 1967 में आसियान की स्थापना हुई, और जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। जकार्ता कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में, इसको भी याद रखना। भारत में शामिल है तो भारत इसमें शामिल नहीं है, इसको भी ध्यान रखना। आसियान की बैठक कब, मतलब आसियान में कितने देश हैं? 10 देश हैं। स्थापना कब हुई? तो 1967 में हुई। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें सार्क, दक्षिण कहते जिसको आप, सार्क, जिसको क्या कहते? दक्षिण भी कहते, इसको याद रखना। इसको सार्क कहते या दक्षिण कहते। इसकी स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना 1985 में हुई। इसका पूछ ले, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, इसको याद रखना। कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसमें कितने देश सदस्य हैं? तो इसमें 8 देश सदस्य हैं। SCO में 9 है, और इसमें 8 हैं, और आसियान में 10 हैं। सार्क दक्षिण 1985 में स्थापना, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, याद रखना। और शायद इसकी बैठक का कोई अता पता नहीं आता। ध्यान रखो, जब इसमें भारत पाकिस्तान शामिल हैं और इसकी बैठक का कोई अता पता नहीं आता कब इसकी बैठक हो रही और कब नहीं हो रही, ठीक है। बात करें बिम्स्टेक, बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा भी गया है GD में, सॉरी ग्रुप D में। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई? तो बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो
श्रीलंका में हुई, इसको भी याद रखना। बिम्स्टेक 2022 की बैठक कोलंबो श्रीलंका में हुई, और श्रीलंका हाल ही में चर्चा का विषय है, तो पूछ सकता है क्योंकि श्रीलंका हाल ही में एशिया कप जीत चुका है, ध्यान रखना। तो बिम्स्टेक 2022 की बैठक कहाँ पर हुई, तो कोलंबो श्रीलंका में हुई। आगे बात करें, और आगे पूछ ले, देखिए अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ ले, याद रखना। अगला क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ ले कि I2U2 क्या है, I2U2 क्या है, I2U2 क्या है, तो I2U2 ये 4 देशों का जैसे क्वेड है ना, उसी प्रकार I2U2 है। तो I2 में मतलब I2 डबल आई है, एक आई से क्या हो गया, एक आई से तो हो गया इजराइल, क्या हो गया, इजराइल, और एक आई से हो गया अपना इंडिया, क्या हो गया, इंडिया, और एक यू से हो गया यूएसए अमेरिका, और एक यू से हो गया यूईए मतलब संयुक्त अरब अमीरात, ध्यान रखना। तो I2U2 क्या है, तो 4 देशों का समूह है, इजराइल, इंडिया, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। अब तुमसे पूछ ले एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक कि अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ, अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ, ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि अब्राहम समझौता किन देशों के बीच में हुआ। तो अब्राहम समझौता इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ, और कराया किसने है, तो अमेरिका ने इसको कराया है, इसको याद रखना। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ है अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौता, और कराया किसने है, तो अमेरिका ने कराया। उस समय अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे भूरियो, कौन थे, अपना भूरियो था, मतलब ध्यान रखना कौन था, डोनाल्ड ट्रंप था, डोनाल्ड ट्रंप था, कौन था, डोनाल्ड ट्रंप, अच्छे से याद रखना। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप थे जब अब्राहम समझौता हुआ। तो अब्राहम समझौता किन किन के बीच में हुआ, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में हुआ। I2U2 क्या है, तो इजराइल, इंडिया, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात का एक समूह है, ठीक है। बात करें कि पहली बार जनगणना कब हुई, अगला क्वेश्चन है कि पहली बार जनगणना कब हुई, तो पहली बार जनगणना 1872 में हुई, मेयो के काल में हुई, किसके काल में हुई, मेयो के काल में हुई। अब तुमसे पूछ ले कि 10 के आधार पर जनगणना कब हुई, तो 10 के आधार पर जनगणना 1881 में रिपन के काल में हुई, ठीक है। 1881 में किसके काल में हुई, तो रिपन के काल में हुई, और रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता, तो रिपन को माना जाता, इसको भी याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, तो चंद्रमौली थे, कौन थे, चंद्रमौली थे। और 2011 की जनगणना में एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक रही हो, मतलब सभी राज्यों में जनसंख्या बढ़ी है लेकिन उसमें जनसंख्या घटी है, तो वो राज्य, घटने वाला राज्य नागालैंड, एकमात्र ऐसा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें जनसंख्या घटी है, नागालैंड। और वर्तमान में जनसंख्या आयुक्त कौन है, जनगणना आयुक्त कौन है, तो विवेक जोशी है, इसको भी याद रखना, कौन है, तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त विवेक जोशी है, इसको भी याद रखना। अब तुमसे पूछ ले कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, मतलब भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, इसको भी याद रखना। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन मेघदूत क्या बताइए, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति के बाद ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय। इसके बाद बताइए ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन ऑल आउट। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑपरेशन ऑल आउट के बाद ऑपरेशन सरधावा, ऑपरेशन सरधावा,
और देखिए एक ऑपरेशन पूछा गया था, मैंने आपको 2-3 क्लास में पहले भी कह दिया कि प्लीज़ आप क्वेश्चन पर ध्यान मत दें, आप सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दें। मैं आपको किस तरीके से कंटेंट लेकर आया हूँ। क्वेश्चन टाइप होता, एक क्वेश्चन टाइप होता कि ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, और मैं तुमसे कह देता कि सियाचिन से 1894 की बात है, सियाचिन वजह से संबंधित है, ठीक है, और मैं आगे निकल जाता। लेकिन एक के साथ में मैंने 5 और छाप दिए। ऑपरेशन सरदबा, अगला पूछ ले कि ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है। अगर तुमसे पूछे तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है, तो सियाचिन से संबंधित है 1994। कब की बात है, 1984, सॉरी, ठीक है, 1984, 1984 की बात है ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन गंगा आप सभी को पता भी होगा, और नहीं पता हो तो यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, तो यूक्रेन में फंसे भारतीय थे, उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन विजय 1999 में 26 जुलाई को ऑपरेशन 1999 26 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय चलाया गया, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमने भारत को दौड़ा के मारा, ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट की बात करें तो ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में चलाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में, और जो वहाँ पर आतंकवादी हैं उनके लिए ऑपरेशन ऑल आउट। बात करें ऑपरेशन सरदबा, ऑपरेशन सरदबा कौन चलाती, तो BSF चलाती, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑपरेशन सरदबा। ऑपरेशन पोलो की बात करें, ऑपरेशन पोलो 1948 का है, और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत ही मिलाया गया था, ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को मिलाया गया था, याद रखना, ठीक है। आगे बात करें कि हड़प नीति किसने अपनाई थी, तो हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। किसने, हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी। और हड़प नीति के तहत सबसे पहले उसने किसको हड़पा था, तो सतारा को हड़पा था, इसको भी याद रखना। हड़प नीति डलहौजी ने अपनाई थी, और सबसे पहले सतारा को हड़पा था। तुमसे पूछ ले कि कुशासन के आधार पर किसको हड़पा था, कुशासन के आधार पर किसको हड़पा था, तो अवध को, जो अवध था उसको कुशासन के आधार पर हड़पा था। और गोद निषेध प्रथा के आधार पर किसको हड़पा था, तो झांसी को हड़पा था, ठीक है। अपनी झांसी को गोद निषेध प्रथा के आधार पर हड़पा था, ध्यान रखना। गोद निषेध प्रथा को कहाँ से हड़पा, किसके आधार पर, तो झांसी को हड़पा था गोद निषेध प्रथा के अनुसार। तुमसे पूछ ले कि पहली बार ट्रेन कब चली, तो पहली बार डलहौजी के समय में ही ट्रेन चली। इस समय किसने चलवाई थी, तो डलहौजी ने ही चलवाई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक, याद रखना, मुंबई से थाने तक 1853 में पहली बार ट्रेन चली, इसको भी अच्छे से छाप लेना। कहाँ पर, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली बार ट्रेन चली। ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन 1984, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए, ऑपरेशन विजय 1999 में कारगिल 26 जुलाई, ऑपरेशन ऑल आउट जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए, ऑपरेशन सरदबा BSF चला दी, ऑपरेशन पोलो 1948 हैदराबाद को भारत में मिलाया गया ऑपरेशन पोलो के तहत। निजाम थे, जो निजाम हैदराबाद में निजाम बसते थे, ठीक है। हड़प नीति डलहौजी सतारा, कुशासन के आधार पर अवध को हड़पा, गोद निषेध प्रथा के आधार पर झांसी को हड़पा। पहली बार ट्रेन डलहौजी के समय मुंबई से थाने तक चली 1853 में। दोस्तों अब बताइए क्लास कैसी लगी, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। और शायद आप लोग जान भी रहे होंगे कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, फिर भी मैं लेकिन आपके सामने क्लास कंप्लीट करना चाहा तो मैंने आपके सामने लगभग 100 से 150 क्वेश्चन की क्लास कंप्लीट करा दी। और वो क्लास कि आप यकीन मानिए 100% इस क्लास से एपिसोड नंबर 5 से क्वेश्चन छपने वाले हैं, पक्का। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।